प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार है और मैं आप लोगों को यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए जून 2026 के में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए आज ये इंट्रोडक्शन क्लास कह लें या एक बेसिक ओवरऑल के बारे में बताने वाले हैं। इसमें क्या क्या हम डिस्कशंस आपके साथ करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशंस करेंगे यूजीसी नेट होता क्या है। उसके बाद यूजीसी नेट कौन से बच्चे अपीयर कर सकते हैं, कौन से बच्चे इसके एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, उसके बारे में बातचीत होगी। कौन कौन से पेपर्स होते हैं, एग्जाम का क्या पैटर्न होता है। हम अपने अगर कंप्यूटर साइंस पेपर की बात करेंगे तो उसका ओवरऑल डिटेल्स की बात करेंगे। कितने पेपर्स आपको पढ़ने, कौन सा पेपर हायर लेवल पे हायर प्रायोरिटी पे रखेंगे, कौन से पेपर को लोअर प्रायोरिटी पे रखेंगे। मतलब ओवरऑल डिटेल्स की हम यहाँ से बात करने वाले हैं आज के इस क्लास के अंदर में। तो चलिए लेक्चर बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर ना कह लें इसको, एक ओवरऑल डिटेल्स कह लें, उसकी हम शुरुआत करते हैं और एक एक पॉइंट को बिल्कुल बेसिक में बताते हुए आपको क्लियर करते हैं। यूजीसी नेट है क्या, क्या उसका पैटर्न रहता है, उसका सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या, कितने घंटे का पेपर है, कितना पेपर इसके अंदर में अटेम्प्ट करना होता है, क्या इसके लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए, रणनीति हम लोग कैसे अपनाएं, इसके बारे में पूरे आज के इस वीडियो के अंदर में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम लोग इसमें बात करें, सबसे पहले इसमें बात करें जिस पेपर को हम यहाँ पे बताने वाले हैं वो है मेरा पेपर है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस पेपर के नाम से आता है। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के नाम से आता है। उसका ये इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू हम बताने वाले हैं जिसमें हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, स्ट्रेटजी क्या अपनाना चाहिए, और अगर हम कोई बच्चा यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस से क्वालिफाई कर जाता है तो उसके लिए कैरियर स्कोप आगे क्या है। मतलब वो बच्चा यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद आगे क्या क्या चीज में जा सकता है। टीचिंग तो है ही है, इसके अलावा रिसर्च में जा सकता है, इसके अलावा पीएसयू में जा सकता है। बहुत असीम संभावना इसके अंदर में बनती है। उसी सारे चीज के बारे में आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको वन बाय वन। चलिए सेकंड पे अगर हम आते हैं, अब है पहला क्वेश्चन ही आता है, सबके जहन में आता है जो बच्चे नहीं जानते हैं कि ये यूजीसी नेट है क्या। तो यूजीसी नेट अगर हम फुल फॉर्म कहें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिश्नर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका पूरा नाम है। ये एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसको क्रैक करके कोई भी स्टूडेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है यूजीसी नेट क्वालिफाई करके वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है, और दूसरा है वैसे बच्चे जो यूजीसी नेट में टॉप स्कोरर होते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो पीएचडी की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, रिसर्च की तरफ वो मूव कर सकते हैं, जिसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी बात होगी। तो सबसे पहला चीज है यूजीसी नेट जिसका पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिश्नर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक राष्ट्रीय स्तर का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसको हर साल में 2 बार जून और दिसंबर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो इसीलिए आज के समय में अब ये एनटीए नेट के नाम से ज्यादा पॉपुलर हो गया। पहले यूजीसी नेट यूजीसी खुद कंडक्ट करती थी, लेकिन अब जो कंडक्ट कर रही है उसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। साल में 2 बार जून और दिसंबर में ये आपका कंडक्ट होता है। डिटरमाइंस एप्टीट्यूड फॉर, अगर कोई बच्चा यूजीसी नेट क्वालिफाई कर जाता है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, 2 चीजों के लिए एलिजिबल है वो। पहला, यूजीसी नेट क्वालिफाई करके डायरेक्ट किसी कॉलेज के अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट को ज्वाइन कर सकता है। दूसरा, उसके पास ऑप्शन है रिसर्च, जेआरएफ कहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का, जिसको ज्वाइन करके बच्चा फिर आगे के लिए पीएचडी की तरफ वो मूव कर सकता है, रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज में वो उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। पर्पस क्या है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने का, पर्पस क्या है। तो जब भी हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हायर एजुकेशन में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, हायर एजुकेशन के अंदर में क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करते हैं, एकेडमिक्स की अगर अंदर में हम लोग बात करें, जैसे टीचिंग यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस के अंदर में बात करें, रिसर्च में बात करें या पीएचडी प्रोग्राम में बात करें, या अगर सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज के बारे में हम बात करें, तो उसके लिए सबसे पहला जो कदम है वो है यूजीसी नेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आप हायर एजुकेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर जेआरएफ का रास्ता चुनते हैं तो आप रिसर्च के फील्ड में ज्वाइन करके किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में अपने पीएचडी को परसू कर सकते हैं। आगे बढ़े इसमें, अब पेपर स्ट्रक्चर किस ढंग का रहता है, पेपर कैसा पूछा जाता है। तो 2 पेपर इसके अंदर में यूजीसी नेट एग्जाम्स के अंदर में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2।
पेपर 1 जो है ये सारे बच्चे के लिए, चाहे तो आप किसी भी सब्जेक्ट से आ रहे हैं, चाहे तो आप मैनेजमेंट से आ रहे हैं, कॉमर्स से आ रहे हैं, मैथमेटिक्स से आ रहे हैं, फिजिक्स से आ रहे हैं, तो है ना। हालांकि साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए वो एक अलग एग्जाम होता है जिसको CSIR UGC नेट कहा जाता है। बाकी इन जनरल जितने भी पेपर्स हैं उनके लिए ये पेपर 1 जो है ये कॉमन रहने वाला है। चाहे तो आप हिंदी से कर लें, संस्कृत कर लें, ज्योग्राफी कर लें, पॉलिटिकल साइंस कर लें, साइकोलॉजी कर लें, पेपर 1 आपका कॉमन ही रहने वाला है। दूसरा है पेपर 2। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है। जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है वो आपका पेपर 2 में आने वाला है। पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और पेपर 1 इन जनरल सभी के लिए वो कॉमन है आपका। अगर हम पेपर 1 में बात करें तो पेपर 1 में जनरल एप्टीट्यूड, जिसके अंदर में बहुत सारे पेपर होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT रहता है उसके अंदर में आपका मैथमेटिकल एबिलिटी पूछा जाता है जो 100 मार्क्स का रहता है और इसके लिए 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 50 × 2 हर एक क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स यहां से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें 1 घंटे का समय पेपर 1 के लिए आपको दिया जाएगा। पेपर 2 पे हम आते हैं। पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है। जैसे हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन के बारे में, तो पेपर 2 के अंदर में कंप्यूटर साइंस CS आपका सब्जेक्ट रहने वाला है जिसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगेन फिर से हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क्स यहां से मिलेंगे, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, यहां से 200 आपको टोटल मार्क्स हो जाएंगे। और पेपर 2 के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है ये 2 घंटे का रहने वाला है। 2 घंटे का टाइम पेपर 2 के लिए है और 1 घंटे का टाइम पेपर 1 के लिए दिया जाता है। ये दोनों ही पेपर कंबाइंड एक ही बार में आपको अटेम्प्ट करना होगा, तो टोटल 3 घंटे का अगर हम कह ले एग्जाम का ड्यूरेशन तो वो 3 घंटे का है, जिसमें 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। पेपर 1 के अंदर में 50 क्वेश्चंस और पेपर 2 के अंदर में 100 क्वेश्चंस आपको दिया जाता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले में। मोड क्या होगा एग्जाम का, तो मोड CBT मोड रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सबसे जो बड़ी बात यहाँ पे UGC नेट एग्जाम्स के अंदर में है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप किसी क्वेश्चंस का गलत भी आंसर करते हैं तो उसके लिए कोई भी अंक आपके काटे नहीं जाएंगे। ये एक डिस्क्लेमर है, इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। निगेटिव मार्किंग UGC नेट एग्जाम्स के अंदर में नहीं है, हम यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिए। टोटल मार्क्स आपका 300 है, 100 पेपर 1 के लिए और 200 आपका पेपर 2 के लिए। दूसरा बात है यहाँ से सबसे जो इंपॉर्टेंट है, कौन बच्चा इसके लिए अपियर हो सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, कौन से बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, तो मास्टर्स डिग्री इसके लिए बहुत जरूरी है। मास्टर्स डिग्री मतलब वैसे स्टूडेंट्स जो MCA या MBA या यूं कह लें कि मास्टर्स में फाइनल ईयर में है वो अपियरिंग के तौर पे दे सकते हैं। और जो बच्चे फाइनल किए हुए हैं, जैसे अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो वैसे बच्चे जो MCA किए हुए हैं, MSc IT किए हुए हैं या फिर कंप्यूटर साइंस से कोई भी डिग्री को रखते हैं, जैसे MSc कंप्यूटर साइंस डिग्री को रखते हैं तो वही हम रिलेटेड डिसिप्लिन रख लिए हैं। अगर उसके अंदर में वो या तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या पास आउट स्टूडेंट है तो वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। आप फॉर्म भर के अपना एग्जाम आप दे सकते हैं, साल में 2 बार होता है, हम पहले ही ये बता चुके हैं। आप फॉर्म भरिए और वहां से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब इसके लिए है कि मार्क्स कितना होना चाहिए सर, तो अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से है तो 55% मार्क्स उसका होना चाहिए। अगर वहीं पे SC या ST या OBC से है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए 50% का मार्क्स ये बैरियर रखा गया है। अगर कोई कैंडिडेट 50% PG में लाते हैं, इस कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं SC ST से या OBC से या फिजिकली हैंडीकैप्ड से, तो वो 50% मार्क्स लाके एग्जाम में फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की अब हम बात करते हैं। एज लिमिट क्या है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें JRF का, तो JRF के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए मैक्सिमम अपर बाउंड जो सेट किया हुआ है वो 30 ईयर्स तक अगर आप एग्जाम देते हैं तभी आप JRF माने जाएंगे। अगर 31 आप क्रॉस कर चुके हैं तो आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए UGC नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, है ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज की कोई भी सीमा नहीं है, लेकिन JRF के लिए मैक्सिमम जो अपर कैप लगाया गया ये 30 साल लगाया गया है। UGC नेट कंप्यूटर साइंस पेपर 2 की बात कर ले तो सब्जेक्ट कोड आपका 87 है। जब आप UGC नेट वेबसाइट पे स्क्रॉल करेंगे तो पेपर कोड आपका 87 है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए, जिसमें थ्योरेटिकल प्लस अप्लाइड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो
कंसेप्ट है वही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट दोनों लेवल को मिला के तब आपके फाइनल एग्जाम जो पेपर 2 में क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहां से बनने वाले हैं। आगे हम बात कर ले, अगर सिलेबस की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए सिलेबस मतलब पेपर 2 की बात करते हैं तो इसके अंदर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर में कंप्यूटर नेटवर्क्स है, इसके अंदर में बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट की चर्चा होगी, इसके अंदर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर की चर्चा होगी, इसके अंदर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की चर्चा होगी, इसके अंदर में प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर की चर्चा होगी, एल्गोरिदम डीएसए जिसको हम लोग इन कॉमन कहते हैं, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, उसकी चर्चा होगी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन टीओसी है आपको पढ़ना है यहाँ पे, कंपाइलर डिजाइन की यहाँ पे चर्चा है। आगे चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बता ही चुके हैं, डीबीएमएस है, कंप्यूटर नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वेब टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउसिंग और साइबर सिक्योरिटी, इतने पेपर्स दिए हुए। आप इस पेपर्स को देख के समझ सकते हैं कि कहां से कितने क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर में आते होंगे, एग्जाम्स के अंदर में कितना डेप्थ पूछता होगा आप सिलेबस को देख के ही। मतलब कंप्यूटर साइंस में कोई भी एक ऐसा एरिया यहां से छूटा हुआ नहीं है जहां से आपके यूजी नेट में क्वेश्चंस आते नहीं है। ठीक, अब आप बात करेंगे कि सर इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, हम पढ़ेंगे कैसे? हम 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स पे आपको यहां से क्लियर करेंगे। नेचर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात कर लें तो कॉन्सेप्चुअल, एमसीक्यू, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, या आउटपुट बेस्ड, अगर प्रोग्रामिंग में पूछ रहा है सी में, सी प्लस प्लस में, जावा के अंदर में या एसक्यूएल में, तो आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक प्रोग्राम दिया गया है, वहां पे आप एरर पहचानिए, एरर क्या आएगा वहां पे, या फिर इस प्रोग्राम का पर्टिकुलर आउटपुट क्या आने वाला है, तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। मैथमेटिकल डेरिवेशन हो सकते हैं, क्योंकि आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पोर्शन है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का क्वेश्चन है, तो यहां से आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी पूछने की संभावना बनती है। कंपाइलर डिजाइन है, वहां से भी मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। अब सवाल आएगा जेहन में कि सर लेवल क्या होगा? हम शुरू से ही बता रहे हैं, आपका बीसीए एमसीएल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। मतलब अगर कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट है तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट जो आप ग्रेजुएट लेवल पे पढ़े हैं या जो आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़े हैं, उस दोनों पेपर से आपके क्वेश्चंस के आने की यहाँ से संभावना है। तो इसके लिए जरूरत क्या है? जरूरत है जो बेसिक फंडामेंटल्स है इन सारे सब्जेक्ट्स का, उसका बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर वहां से क्वेश्चन आपसे ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ये नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात होगी। वेटेज की अगर हम लोग बात करेंगे, चूंकि सिलेबस इतना बड़ा है और टाइम बहुत कम रहता है, टाइम फ्रेम बहुत कम है, तो अगर हम वेटेज की बात कर ले पेपर बाय पेपर, तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इसको हाई प्रायोरिटी पे रखा जाता है, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डीबीएमएस का जो सेक्शंस है, डीबीएमएस से भी काफी क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क है, चूंकि पूरा थ्योरेटिकल है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ले, ऑपरेटिंग सिस्टम में से तो कुछ शेड्यूलिंग वगैरह से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते भी है, लेकिन अगर हम लोग बात करें यहां से कंप्यूटर नेटवर्क, ये पूरा थ्योरेटिकल है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट अगर आपको याद है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूजी नेट में कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन आपसे बने ना। अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या कंपाइलर डिजाइन की बात करते हैं तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा टफ रहता नहीं है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का भी लेवल यहां से हाई रहने वाला है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। जेआरएफ वर्सेस असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, हालांकि हम स्टार्टिंग में ही आप लोग को बता दिए, लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूजन है, एक स्पेशली यहां से हम स्लाइड बना के बता रहे हैं। क्राइटेरिया जैसे अगर रैंक वाइज बात कर ले तो जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं यूजीसी नेट का, उसमें जो 5 से 6% जो टॉप स्कोरर हैं, वही आपको जेआरएफ क्वालिफाइड कहलाएंगे, वही आपके जेआरएफ क्वालिफाइड कराएंगे, टॉप 6 to 7%। ठीक, बाकी जो बचे हुए हैं वो सिर्फ क्वालिफाइड होंगे, बाकी सिर्फ बचे हुए कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाइड होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल होंगे। क्लियर। फेलोशिप की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर महीने 31 से 35 हजार के बीच में स्टाइपेंड राशि जो जेआरएफ कैंडिडेट है उनको प्रदान की जाती है, और 1 साल के बाद जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वो एसआरएफ में बदल जाता है, जिसको सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है, और अमाउंट भी वहां से इंक्रीज हो जाता है। अब रिसर्च की अगर हम लोग बात करेंगे तो जेआरएफ के लिए ये मैंडेटरी है रिसर्च करना, जेआरएफ वाले बच्चे मैंडेटरी है रिसर्च करना। आप किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करके वहां से आप
पीएचडी को परसू करेंगे। ये मैंडेटरी है जीआरएफ कैंडिडेट के लिए, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कैरियर एस्पेक्ट की बात करेंगे तो जीआरएफ वाले बच्चे पीएचडी को ज्वाइन कर सकते हैं या रिसर्च एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुए हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, अगर वैकेंसी आती है तो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर उनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किया जाता है। अब हम लोग बात कर ले कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है यूजीसी नेट के बाद। तो यूजीसी नेट क्वालिफाइड करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर किसी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर में आप बन सकते हैं। दूसरा है आप पीएचडी स्कॉलर हो सकते हैं जीआरएफ के साथ साथ। तीसरा है आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, एकेडमिक कंसल्टेंट बन सकते हैं, कुरिकुलम डेवलपर बन सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के अंदर में, एडटेक से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। नेक्स्ट है वाई कंप्यूटर साइंस इन यूजीसी नेट। यूजीसी नेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को लाया क्यों गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। यूजीसी नेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आखिर आया क्यों। तो इसके लिए कंप्यूटर साइंस जैसा कि हम लोग जानते हैं आज के समय में हम लोग जेन एआई की बात करें, जनरेटिव एआई की बात करें, उससे भी ऊपर बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस आज के समय में हर एक चीज में कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है तो यूजीसी नेट के अंदर में भी यूजीसी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को लॉन्च किया गया। अप्लीकेबल टू यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद आप टीचिंग में जा सकते हैं, रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटी में जा सकते हैं, या इंडस्ट्री में आप एकेडमिक कोलैबोरेशन के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ओवरलैप विथ गेट, पीएचडी एंट्रेंस या टेक्निकल इंटरव्यू। आप चाहें तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद गेट का जो एग्जामिनेशन होता है, गेट का भी एग्जामिनेशन आप लोग अपीयर हो सकते हैं। एमसीए के बाद पीएचडी एंट्रेंस में आप लोग अपीयर हो सकते हैं। टेक्निकल इंटरव्यू अलग अलग कंपनी के अंदर में आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से फिर सॉफ्टवेयर के फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि मास्टर्स के बाद भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन यूजीसी नेट के बाद भी बनता है, आपको ज्यादा वरीयता दी जाएगी वहां पे। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की अगर हम लोग बात करें तो मास्टर्स में जितने भी कोर पेपर हैं उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। मास्टर्स लेवल पे आप जो भी कोर पेपर पढ़े हैं, जो भी बेसिक पेपर पढ़े हैं, वहां से उस पे ज्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये की कंसेप्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू को देखना बिल्कुल भी ना भूले। उससे पता क्या चलेगा, करंट ट्रेंड्स पता चलेगा, क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो ट्रेंड का आपसे पता चलेगा। कंसेप्चुअल लेवल पे क्लियरिटी आ जाएगी कि क्वेश्चंस कहां से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आइडिया कहां से आएगा, तो ये आपको पीवाईक्यू से आने वाला है। थ्योरी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और एमसीक्यू अगर आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन करने के लिए थ्योरेटिकल पॉइंट अगर आपका क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल और एमसीक्यू अपने आप वहां से बन जाएंगे। रेगुलर रिवीजन की जरूरत है और अगर टाइम मिले तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जितना मॉक टेस्ट आप प्रिपेयर करेंगे, जितना आप मॉक टेस्ट देंगे, कंसेप्ट आपका उतना क्लियर होता हुआ चला जाएगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान में रख के आप क्वालिफाई हो सकते हैं। कॉमन चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टूडेंट। अब यहां से जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, सर इतना विस्तृत सिलेबस है तो इसमें तैयारी किस ढंग से की जाए। तैयारी कराने के लिए आप हमारे पास जुड़ेंगे कौटिल्या यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल के ऊपर में, जहां से हम आपको आज के समय में टीचिंग की बात नहीं कर सकते क्योंकि सारे कैंडिडेट यहां से एमसीए हैं। जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे वो सब एमसीए हैं, तो पढ़ाने की तो खैर बात नहीं, मेंटरशिप हम लोग जरूर प्रोवाइड करेंगे। मेंटरशिप मतलब सही डायरेक्शन, क्योंकि यूजीसी नेट में लगभग 40% मार्क्स तो हर एक बच्चे के आ जाते हैं, लेकिन उससे आगे की जब बात होती है तो सही गाइडेंस न मिलने के कारण मैक्सिमम स्टूडेंट यहां से क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो एक मेंटरशिप जो है वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उसका ठीक ढंग से अनुसरण कर लेते हैं तो बिल्कुल आप यूजीसी नेट के लिए, और अगर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल है तो जेआरएफ आप 100% क्वालिफाई हो जाएंगे अपने एग्जाम्स के अंदर में। तो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन रहता है वो कि सर इतना लंबा सिलेबस है तो फिर पढ़ेंगे कैसे। तो आप वेटेज जैसे हम बांटे हैं उस वेटेज के आधार पे आप अपने स्टडी को करें। वीक सेक्शंस जैसे मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करें उस फाउंडेशन को आप ठीक करेंगे। मेमोराइजेशन जैसे कंप्यूटर नेटवर्क पेपर है, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क पेपर के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पेपर के लिए, डीबीएमएस पेपर के लिए, ये जितने भी थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, इसके लिए आपका जो मेमोराइजेशन पावर है वो स्ट्रांग रहना चाहिए, तभी आप कॉन्सेप्ट को याद रख पाएंगे और डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं वो है लैक ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस। वो पूरे सिलेबस करने में लग जाते हैं, जबकि आपको यहाँ हार्ड स्टडी की जरूरत नहीं है। स्मार्ट तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल सक्सेस रेट आपका और हाइयर हो जाएगा। स्मार्ट इस तरीके से आपको अपने तैयारी को अंजाम देना होगा, जिसके लिए आपको पीवाईक्यू पकड़ना होगा। स्टार्टिंग में ही हम बताएं तो पीआरयू का आप एनालिसिस करके आप देख सकते हैं किस एरिया से कहां से क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर में पूछे जाते हैं।
आगे अगर हम इसमें बात करें, हाउ दिस कोर्स या क्लास हेल्प यू, हम आपको क्या देंगे, कौटिल्य परिवार से अगर आप जुड़ते हैं, कौटिल्य परिवार से अगर आप जुड़ते हैं तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, कंसेप्ट ओरिएंटेड टीचिंग की बात करेंगे, पीवाईक्यू बेस्ड एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे, एग्जाम फोकस्ड नोट्स और एमसीक्यू, ये आपको यहां से कौटिल्य यूजीसी नीट चैनल से मिलने वाला है। अगर आप हमारे थ्रू स्टडी करते हैं, हमारे पास स्टडी करते हैं, ये सारी चीज आपको यहां से मिलने वाली है। इसके अलावा जो अगर हम बुक्स की बात कर लें, सर रेफरेंस बुक के तौर पे कौन सा बुक पढ़ा जाए, कौन सा बुक मेरे लिए अच्छा होगा, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए, जैसा कि मैक्सिमम स्टूडेंट को मालूम है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए आप रोजन के बुक को फॉलो कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप गैल्विन के बुक को फॉलो करें। डीबीएमएस के लिए कोर्ट के बुक है। टीओसी के लिए, थ्योरी ऑफ कंपटीशन के लिए उलमैन का बुक सबसे बेहतरीन बुक है। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए फ्रोजन का बुक है। डेटा स्ट्रक्चर के लिए कॉरमैन, ये सबसे बेहतरीन बुक माना गया है। अगर एग्जाम फ्रीक्वेंसी या वैलिडिटी की बात करें, स्टार्टिंग में ही बताए, साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जून में और दिसंबर के महीने में एनटीए के द्वारा साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अगर कोई बच्चे नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो उसको फिर दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम मिलती है। तो अगर एक बार कोई बच्चा क्वालिफाई कर गया तो उसको दोबारा से नेट के एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है, वो लाइफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेंगे, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। और अगर कोई बच्चे जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो जीआरएफ के लिए जो यहां से बैरियर दिया गया वो 3 सालों का है। जीआरएफ की वैलिडिटी बिल्कुल 3 साल तक रहती है। 3 साल के अंदर ही आप कोई भी एकेडमिक्स को ज्वाइन करके रिसर्च में जुड़ सकते हैं, पीएचडी की पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए वैलिडिटी दी गई है, मात्र 3 साल यहाँ पे वैलिडिटी है। 3 साल के अंदर में ही आपको यहाँ से सारा काम करना होगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम एस्पेक्ट की बात कर लें तो यहां से कट ऑफ मार्क्स नहीं रहता है। जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं उसके मेरिट लिस्ट के आधार पे उनका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहां से निकाला जाता है। तो कोई अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात कर लें, इन जनरल कट ऑफ की बात कर लें, तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर में लगभग 65 to 70% मार्क्स लाना होगा, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, नेट क्वालिफाइड होंगे। अगर आप जीआरएफ में जाना चाहते हैं तो 70% से अबव मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो। अगर ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपको वहां से मिल सकता है। तो ये कट ऑफ वाइज मेरिट के आधार पे, नॉर्मलाइजेशन के आधार पे यहां से बनता है। अब अगर हम लोग रोड मैप की बात करेंगे, अगर बिल्कुल आप स्टार्टिंग दौर में है, बिल्कुल शुरुआती दौर में है, तो ये रोड मैप कैसे होना चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस को अच्छी ढंग से समझे, कौन सा पेपर इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, उसमें एक प्रायोरिटी बनाए, उसमें एक सूची बनाए और फिर उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। आइडेंटिफाइड आपका कौन सा एरिया वीक है, कौन सा एरिया आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसको आइडेंटिफाई करें। कंसेप्ट को बिल्ड करें। एमसीक्यू जितना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट क्लियरिटी उतनी आपकी अच्छी होती चली जाएगी। तो एमसीक्यू को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और टाइम टू टाइम पूरे सिलेबस को आप सिस्टमेटिकली ढंग से रिवीजन जरूर करते रहें, क्योंकि जितना अच्छा रिवीजन आपका होगा उतना कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, उतने आपके एमसीक्यू बनेंगे और जितना एमसीक्यू आपका बनेगा, आपका जो लेवल है कॉन्फिडेंस लेवल, वो काफी बिल्डअप हो जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस एक बार बूस्टअप हो गया आपका, तो फिर आपका रिजल्ट कोई भी नहीं रोक सकता है। कॉन्फिडेंस अगर आपको बूस्टअप कर लिए तो फिर कोई रिजल्ट आपका रोक नहीं सकता है। तो लास्ट में अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए ये चैलेंजिंग यूजीसी नेट जरूर है, बट ये अचीवेबल है। अगर आप मेहनत करते हैं सही ढंग से, अगर आपको गाइडेंस किया जाता है तो जरूर आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। कोई ये भारी भरकम चीज नहीं है, कंसेप्ट ड्रिवन एग्जाम है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, बिल्कुल आप यहां से सक्सेस की गारंटी मिलेगी। और कंसिस्टेंसी आपका ये की पॉइंट है यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर में। अगर आपकी कंसिस्टेंसी रहती है, अगर आप अभी से एक कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करते हैं, तो बिल्कुल सक्सेस की 100% गारंटी है, बिल्कुल सक्सेस की 100% गारंटी है। ये पूरा एक ओवरऑल डिटेल्स है यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन का। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो आप मेरे चैनल पे, कौटिल्य यूजीसी नेट चैनल पे जरूर आएं और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लाइव क्लासेस में जुड़े। और पीवाईक्यू स्टार्टिंग में हम कराएंगे यहाँ यूट्यूब चैनल के ऊपर में। पीवाईक्यू से आपको ट्रेंड पता चलेगा, ट्रेंड के बाद जब थ्योरेटिकल कंसेप्ट आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपकी अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो ये एक पूरा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन था। जल्द ही मिलते हैं एक नए लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जुड़ने के लिए सबका बहुत बहुत आभार, थैंक यू।